तो जैसे कि आप लोगों ने पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो रिवीजन होना है वो मैं आज पूरी ही केमिस्ट्री का रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसको कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा लिखोगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर? कोई दिक्कत? उदाहरण के तौर पे आप लिख देते हैं कि खाने का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, चाय बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब आपको इसके अंदर उदाहरण में लिख देना है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। पहचान का मतलब ये होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अपने आप में पहचान तो होगी। जैसे पेंटर दीवार पे पेंट करता है तो क्या पहचान है कि साहब पेंट होने के बाद दीवार पे अलग ही शाइनिंग होती है। और वो आपसे कहते पुरानी दीवार पे नहीं सामने इस पे पेंट कर लिया, मान लोगे? नहीं मानोगे ना, आप जब तक देख नहीं लेते। इसी तरीके से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी भी पहचान होती है। क्या पहचान होती है? उसकी मेन पहचान यह है, देखिए, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब हो गया कि जब आप कोई भी नई चीज पकाते हैं तो तमाम चीजों को मिला के पकाते हैं, तो जिस चीजों को जिन आकार में मिलाते हैं क्या वैसे की वैसे रहते हैं? नहीं, उनका आकार चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप कहेंगे अवस्था में परिवर्तन का मतलब हो गया आकार या अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए जब आप दूध मिलाते हैं, चीनी पत्ती मिलाते हैं, तो उन सबको मिलाने के बाद चाय का एक अलग नया रंग बन के आता है, तो वो क्या हो गया? इसके बाद आपका गैस निकलना। गैस कब निकलती है? जब आपने देखा होगा खाना पक रहा है, चाय बन रही है, तो जिस बर्तन में बन रहा होता है उसके ऊपर से भाप निकल रही होती है। जब कोई चीज पकती है तो भाप निकलती है, तो ये चीज हमें बताती है कि गैस निकल रही है, तो गैस का निकलना। फिर आपका ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन का मतलब क्या है कि जब आपने कोई भी तमाम प्रोडक्ट को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद तमाम रिएक्टेंट को मिलाया, जो नया प्रोडक्ट बना उसमें ताप में परिवर्तन होगा। यानी कि चीनी ठंडी थी, दूध बिल्कुल ठंडा था, पत्ती ठंडी थी, पानी सादा था, लेकिन जब चाय बनी तो चाय कैसी थी? गर्म। तो क्या तापमान में परिवर्तन हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट आपका अपक्षेप का निर्माण। कोई भी नया पदार्थ बनना तो उसके नीचे सबसे नीचे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपक्षेप बचता है, वो हमारा अपक्षेप का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद फर्क आपको पता नहीं चल पाता कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक नया पदार्थ बना, आपने कहा कि सर अभिकारक, अभिकारक से आपने क्या बना दिया? उत्पाद। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपने सोडियम मिलाया, क्या मिलाया? सोडियम के साथ क्या मिला दिया? क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन मिला दिया आपने, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ये आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई ये? लेकिन मैं आपसे कहूं इसको रासायनिक समीकरण बना दो। मैथ में आप समीकरण बनाते हैं? यस सर। तो क्या करोगे? सोडियम की जगह आप लिखोगे Na प्लस क्लोरीन का मिलकर क्या बन जाएगा? NaCl। आपने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया। और रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए अब? कि जब किसी भी पदार्थ को उसके पूरे नाम ना लिख करके उसके सिंबल से शो कर दिया जाता है या उसके चिन्हों से शो कर दिया जाता है, इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। इसके बाद रासायनिक समीकरण आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए, आपकी 2 प्रकार की होंगी। इसमें दोनों कौन सी होंगी? एक तो संतुलित होगी, एक असंतुलित। संतुलित कब होती है? संतुलित कब हो गया? समान। और आ लग जाएगा तो समान, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण में। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एग्जांपल आपका ये आ गया। समीकरण की डेफिनेशन आपकी रहेगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद। मैंने आपको बता दिया, जब 2 प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? और बनने के बाद जो नया प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। इस बात को याद रखना। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जब तक पदार्थ आपस में मिले नहीं होते तब तक वो अभिकारक, और मिलने के बाद जो नए बन गए वो उत्पाद, ठीक है। तो ये आप याद रखना। समीकरण संतुलित और असंतुलित कब होती है? Mg यहाँ पे कितने हैं? 2। O कितने हैं? यहाँ MgO कितने हैं? 2। Mg कितने यहाँ पे? 2। और O कितने हैं? 2। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर Mg तो 2 है लेकिन O 1 है। तो मैं आपको बता दूं
जब कभी भी 2 पहले लग जाता है तो उसकी mg से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और O से भी हो जाएगा, तो 2mg और 2O। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 mg और 2 O पूरे हो गए, तो ये कौन सी हो गई? संतुलित। और मैं कहूँ आपसे असंतुलित तो कब होगी? तब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे mg प्लस O2 एरो 2mgO। अब ये कैसी हो गई? ये हो गई आपकी असंतुलित। क्यों हो गई असंतुलित? रीजन बताओ इसका। यहाँ पर mg एक है और O कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पर mg कितने हो गए और O कितने हो गए? 2। वेरी गुड। यहाँ आपको फर्क पता चल गया दोनों में। इसके बाद हम आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें उसके प्रकार पढ़ने होते हैं, जो कि 5, 6, 7, 8 जितने प्रकार हैं उनके सबके बारे में आपको बताता हूँ। पहला क्या है हमारा, हम यहाँ से देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ कौन से हो सकते हैं? वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके। क्या करके? इस वर्ड का याद रखना आपको। क्यों? क्योंकि आप जब इसका याद नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट वाली आपकी है वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन में क्या आएगा? वियोजन। जब संयोजन में संयोग आया तो वियोजन में क्या आएगा? वियोजन में वियोग आएगा। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना या अलग होना, और संयोग का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो आपने कहा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका बिना बुझा चूना हो गया, ये बुझा हुआ चूना। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझे चूने का सूत्र है। तो वहां होगा CaO ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में होगा CaOH का ऑल्टोइड, दूसरा होगा CaCl और तीसरा एक ऑप्शन और होगा CuO। तो आपको याद रखना है बिना बुझा चूने का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। जो हम दुकानों पे जाते हैं चूने वाले से चूना लेके आते हैं पुताई के लिए, वो हमारा बिना बुझा चूना होता है। और उसको हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? उबलना शुरू हो जाएगा पानी, तो वो कौन सा हो गया? बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि पानी में चूने को डाला तो वो बुझ गया, और उससे पहले कैसा था? बिना बुझा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आपका बुझा हुआ चूना। इस बात को भी याद रखना। ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल दे दिया। ये एग्जांपल एग्जाम में याद ना रहे तो आप इतना भी लिख देना Na प्लस Cl एरो क्या बन गया? ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि 2 पदार्थ आपस में मिल गए और एक नया पदार्थ बना दिया। इसी तरीके से आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन किसे कहते हैं? इसमें क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर, इसका भी मतलब विघटित का मतलब हो गया अलग अलग होना, और अपघटित का मतलब भी होता है अलग अलग होना। ठीक है, इस रिएक्शन को आप अब उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? NaCl लिखेंगे, तोड़ दोगे किसमें? Na में प्लस Cl। अब क्या हो गया? एक पदार्थ 2 भागों में टूट गया। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं आपकी। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। इस बात को याद रखना इस वाली डेफिनेशन में कि इस अभिक्रिया में पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग होता है। दूसरा है आपका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो अपघटन वर्ड है, अपघटन मतलब क्या हो गया? तोड़ना। तोड़ने के लिए विद्युतीय ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का? विद्युतीय ऊर्जा का। यहाँ पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का, यहाँ विद्युतीय ऊर्जा का। तो हमने कहा जल को तोड़ने के लिए हमने विद्युत धारा लगाई, तो हमारे हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस अलग हो गया। तो ये क्या है हमारा? विद्युत अपघटन। तीसरा हमारा आता है, देखिए प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या है? जैसे कि आपके लिए मैं कहूं कि पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको होने के लिए प्रकाश की या सूरज की रोशनी की जरूरत पड़े तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन
या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, AgCl को सूर्य के प्रकाश से अलग कर दिया जाता है, जिसमें कि आपका Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, मैं क्लास में पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। विस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक पदार्थ के स्थान का बदल जाना, स्थान में परिवर्तन ही विस्थापन कहलाता है। मान लो जाफर तुम यहाँ बैठे हो, तुम उठा के कहूँ ताबिश की सीट पे जाके बैठ जाओ, ताबिश वहां से उठ के यहाँ आ जाए, आप दोनों का एक्सचेंज हो गया, तो यह हमारा विस्थापन कहलाता है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास दो प्रकार का विस्थापन होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन कौन सा होता है, जब एक पदार्थ हटे और दूसरी जगह पे जाके जुड़ जाए तो ये एकल विस्थापन हो गया, और जब दो पदार्थ एक जगह से हटे और दूसरी जगह जाके जुड़ जाए तो वहां कौन सा विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन। ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला आपसे पूछ भी लिया जाता है, ये पूछ भी लिया जाता है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन भी आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। यहाँ एग्जाम्पल आपका यही होगा। तो आप देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया आपकी डेफिनेशन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और करेगा कौन भैया, देखो उठाने की ताकत तो किसमें होती, भारी भरकम आदमी में होती, किसी हल्के फुल्के को उठा के चल हट जाए यहाँ से हम बैठेंगे, यही होता है ना। और आप अगर अच्छे खासे हो, कोई बच्चा आपसे कहे हटो यहाँ से मैं बैठूं, तो क्या हट जाओगे, नहीं हटोगे। तो विस्थापन का रूल ये है कि जब भी कोई विस्थापन पदार्थ विस्थापित होगा तो वो पदार्थ उस वाले पदार्थ को हटाएगा जो कमजोर होगा। रस्सी वहीं से टूटती है जहां से कमजोर होती है, याद रखना, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होता है, अदला बदली। अदला बदली का मतलब हो गया आपका, ये देखिए सोडियम सल्फेट बहुत सुकून से थे, बेरियम क्लोराइड इनकी जिंदगी में जब से आए इनके विचारों का चैन सुकून छीन के ले गए। क्यों, क्योंकि सोडियम सल्फेट के साथ बहुत खुश थे, और जैसे इन्होंने क्लोरीन को देखा, सोडियम बोले भैया हम तो इनके साथ जाएंगे, और इन्होंने क्या करा, सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया, सल्फेट बोले हमें कौन सा अपनी जिंदगी में अकेले रहने की आदत है, हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ बचा ही होगा इस दुनिया में। तो बेरियम अकेले बचे थे, उठाया और क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट। एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर अपने आप पदार्थ पूरा कर लिया, और इस वाले ने इसके साथ, तो यहाँ दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में इतनी बात याद रखना, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए, और अपचयन में जहां से ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है। इस चैप्टर में आपका इतना ही है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में आप ये बताएंगे जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो कैसे होती है, कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन। लेकिन इस कॉपर की जब अभिक्रिया हुई तो क्या निकल गया इसमें से, ऑक्सीजन निकल गया ना। ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी कि लिखा आपका ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, तो नुकसान होने में कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। और अब ये हाइड्रोजन बेचारे अकेले थे, इनके पास तो ऑक्सीजन था ही नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद इनके पास भी माया आ गई, इनको भी ऑक्सीजन मिल गई। जब इनको ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन जुड़ गया। जुड़ने वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ आपको समझ आ गया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, और अपचयन। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण। ये आपका ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है, अपचयन का भी। और जब दोनों चीजें एक साथ होती हो रिएक्शन के अंदर तो वो कौन सी होगी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। अब आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हमारे ऊष्मा निकल रही है। मान लो आपने कैल्शियम क्या कहते हैं मैथेन ले लिया, और मैथेन की अभिक्रिया करा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बन जाएगा, और उसमें से ऊष्मा निकल रही होगी। ये ऊष्मा का निकलना कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। अब एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको होने के लिए ही ऊष्मा चाहिए, तो कौन सी होगी, ऊष्माशोषी, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसमें है संक्षारण किसे कहते हैं। आपको कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि जब लोहे पर जंग लगती है तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं हम, संक्षारण। अब ये संक्षारण जब होता है तो आप इसको बचने के उपाय भी पूछे जाते हैं। कैसे बचा जा सकता है इससे, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर लोहे की वस्तुओं पर। संक्षारण के बाद एक क्वेश्चन आपका विटरक गंधिता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। याशी का आपको भी सुनना आता होगा सब कुछ, क्योंकि इंग्लिश में दे रखा है ना, कॉरेजन, रेंसिडिटी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए किसकी गोल है, यशपाल सर की बात कर रहा हूँ, इसको पॉज कर लेते हैं। हेलो भारत साइड में सर हमारा दो बच्चों का डाउट है, एक तो अमरीन का, एक उमरा का। उमरा का तो लगभग है ही, अब अमरीन से मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा। तो उमरा पे एक मिनट रुक जाइए सर, कल ही एब्सेंट होना फिर, क्योंकि कल तक कभी मैं रहता हूँ और बात करता हूँ। तो सर मैं 1 घंटे बाद आपको बता दूँ क्या बात कर, मैं क्लास ले रहा हूँ 1 घंटे बाद बता दूँ। ठीक लो ये फोन रख लेना, बच्चों को इसके करना पड़ेगा ये वीडियो में। अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट की वीडियो बन गई फालतू, आप लोग देखो अपना पढ़ोगे तो एक आध कॉल तो आई जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखिए आप विटामिन किसे कहते हैं, आपने कहा। अब आपने देखिए घर पे आप चिप्स बनाते हैं आलू के, उन वाले चिप्स को बनाने के बाद आप उसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए हवा में रख दो, क्या हो जाएगा, सील जाएंगे। लेकिन आप मार्केट जाते हो 5 रुपए का भैया चिप्स का पैकेट दे दियो, उसमें चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती है। कौन सी हवा होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का काम क्या, अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती। जैसे तुम लोग बिल्कुल अक्रिय हो, पढ़ा रहे हो तो भी सही है, नहीं पढ़ा रहे हो तो मतलब ही नहीं है, कुछ बैठे हुए क्लास में कोई मतलब ही नहीं है, बैठे पढ़ो बिल्कुल बस। तो तुम अक्रिय हो, तुम्हें क्रियाशील करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तुम्हें क्रियाशील करने के लिए क्लास दी जा रही है कि साहब कुछ पढ़ा हुआ याद कर लो, एग्जाम आ गए, 12-13 दिन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ एसिडिटी किसे कहते हैं, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, यानी कि अब रखे रखे खराब हो गए, सील गए, उनमें से बदबू आने लगी, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, विकृत गंधता। उनके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगा और उनके गंधे पर। कौन सी कंडीशन हो गई, चैप्टर समाप्त। ठीक है, इसको रोकने का उपाय, पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के पैकेट में बिस्किट या चिप्स या नमकीन पैक की जाती है और उसके अंदर एक सिल्वर की कोटेड यानी कि सिल्वर कोटेड पन्नी होती लगेगी, जिसकी वजह से ये सील करेंगे। क्या चैप्टर क्लियर हो गया? जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे। और इसमें अगर 1-1 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके 20 नंबर में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है इसमें, ठीक लगे हुए आपके बिल्कुल ठीक, क्या होता है, AgCl। उसके बाद नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सीसा अपचयित हो रहा है, पीबी क्या होता है, लेड, ओ का मतलब ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन के साथ क्रिया करेगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है आपका कार्बन उपचयित हो रहा है, ये नंबर 4 है आपका लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, पहला और दूसरा। ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं एग्जाम में। नीचे आपका Fe2O3 + 2Al यानी कि क्या बन गया आपका, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है बताओ। अब देखो Fe यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन Al अलग था। अब Al जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और Fe अलग हो गया। तो अभी बढ़ाया पीछे कौन सी वाली अभिक्रिया आई है, विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन या विस्थापन। अब एक पदार्थ जुड़ा तो कौन सी वाली होगी, तो वेरी गुड। नेक्स्ट है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, कौन सा धातु होता है, नेक्स्ट लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb होता है लेड, ONO3 का वोल्टेज होता है नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम, अभी पढ़ाया पीछे सोडियम। इन दोनों के साथ क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, आप देखते समझ जाओगे कौन सी है। अगला है आपका, तुक्के मत मार के आना, 20 क्वेश्चन होंगे ऐसे, 20 क्वेश्चन में तुक्के मारोगे तो सब गलत जाएंगे। पहले पढ़ना, जितने आपको समझ में आते हो उतने करना, नहीं आते हो तो बराबर वाले की चटी ले लियो थोड़ी सी, कोई आगे वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया संक्षारण का उदाहरण क्या है कि लोहे पर जंग लगना, और जो आपकी क्या कहते हैं पीतल या तांबा होता है उस पर परत चढ़ जाती है, और चांदी जो होती है उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किसका उदाहरण है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा प्रतिविस्थापन अभिक्रिया देता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्यूमीनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन सिल्वर धातु, या सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो आपको क्या दे रहा है, ये प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, देखते तो क्या मार दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये एक क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट लिहाज से, आपके एग्जाम के लिहाज से, वायु में जलाने से पहले ये क्वेश्चन देख लो, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम Ca और फास्फेट PO4 का होल्ड। ठीक है, बाकी आपके इसमें आंसर माला में रखी क्वेश्चन बैंक में पढ़ लेना। ये वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, आपसे पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्यों, इसलिए किया जाता है कि सर जब मैग्नीशियम रिबन गंदा होता है तो वायु के संपर्क में आएगा ही नहीं,
और जैसे साफ कर देगा वो जलने लगेगा, और जब जलेगा तो उसका जितना भी वो जला हुआ मटेरियल है वो बिल्कुल साफ सुथरा हमें मिलेगा। इसलिए वायु के रिबन को जलाने से क्या कहते हैं, जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ कर देना था वायु को जलाने से पहले, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद इस चैप्टर में आपको मैंने पूरा रिवीजन करा दिया, नोट्स आपके पास है ही, और आपको एक एक बात मैंने बड़ी डीप बताई है, उसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे कौन सा होगा, अम्ल क्षारक एवं इसके बारे में पढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, एसिड। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार उन्होंने कहा था कि वे हाइड्रोजनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देता है, एक बात याद रखना, जब बात आपकी अम्ल की आए तो वहां पर आपका हाइड्रोजन आयन होगा, और जब बात आपकी क्षार की आए तो वहां क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। डेफिनेशन सेम होंगी लेकिन अम्ल में हाइड्रोजन होगा और क्षार में हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक। अब देखिए अम्ल किसे कहते हैं, आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर HCl, HNO3, H2SO4। HCl को हमने क्या करा, जब जलीय विलयन में देखा तो हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, तो इन्होंने कौन सी वाला पदार्थ हमें दे दिया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मिलने से पता चल गया कि पदार्थ क्या था, अम्ल था। अगर यहाँ पर OH नेगेटिव मिलता तो कौन सा होता, अब नीचे देखते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इनके अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्षार में क्या मिलेगा, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने देखा तो सोडियम अलग हो गया, यहाँ कौन सा वाला पदार्थ हमें मिल गया, हाइड्रोक्साइड। याद रखना अम्ल में हाइड्रोजन, क्षार में हाइड्रोक्साइड। एक नंबर की जो आपके क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को नहीं पहचान पाते, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसका भी याद रखना, ठीक है। फिर आता सूचक किसे कहते हैं, सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है आपको सूचक का मतलब होता है बिचौलिया। बिचौलिया का काम क्या होता है, अच्छा किसका रिश्ता होता है, बिचौलिया क्या काम है, वो लड़की वालों को जाके सूचना देते, अरे बहुत पढ़ा हुआ लड़का है, अच्छा पता होने भी नहीं होता पढ़ा हुआ कितना है, वो तो लड़की वाले खुद ही पता लगा लेते कितना पढ़ा हुआ है। अब लड़की वालों को बता दे, अब लड़के वालों को बहुत पढ़ी हुई लड़की है, बहुत पता है लेकिन ये नहीं मालूम कितना पढ़ी हुई है, और 10वें के बाद और भी पढ़ ली, पता नहीं कहाँ जाके पढ़ गई, ना घर वालों को पता ना बिचौलिया को पता, जाके लड़के वालों से बहुत पढ़ी हुई लड़की है, बहुत पढ़ी हुई है। अभी बहुत जो ऐसा लगा था, मैं क्या बताऊँ तुम्हें इसके आगे, हमारे यहाँ भी आता है ये बहुत बढ़िया है, ये बिचौलिया का जो काम होता है। इसलिए कहते हैं सूचक जो होते हैं बिचौलिया होते हैं, ये आपको सूचना देते रहते हैं, किसकी, अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो अम्ल क्षार एवं लवण तो किसकी सूचना देंगे, अम्ल क्षार और लवण की ही सूचना देंगे, आपको इसकी सूचना नहीं देंगे बैठा हुआ कि पूरे दिन कहाँ घूमता रहता अफजल, इसकी सूचना नहीं देंगे, ये अमित कहाँ रहता पूरे दिन सोता है नहीं सोता, इसकी सूचना नहीं देंगे। अम्ल क्षार का काम क्या है, लवण और आपको अम्ल की सूचना दे रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाएंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिकेटर। अब देखते हैं कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था। सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है। मोनिस बेटा तुम आगे आके बैठो थोड़ा सा, अभी मैंने कहा था पीछे इसको टिक के बैठो फिर प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आगे कर लो पीछे बस, ठीक है। इसका जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में, अब पता लगाना है कि क्लास में जैसे मान लो तुम्हारे खबरी होते हैं, अरे तेरे अब्बा से कहूंगा क्लास नहीं गया तू आज, और यहाँ आके सर आपको पता वो क्लास नहीं आ रहा, घर पे क्या कहता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो यही बात होता है अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट का, कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है पता लगाने में किया जाता है, किसका उपयोग, सूचक का, इंडिकेटर का, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, कौन सा होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, जिसको हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचनाओं का मिश्रण होता है, ये विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का विभिन्न सांद्रताओं का भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। और कौन सा होता है, ये होता है हमारा पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने याद रखा। अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर प्रति लीटर इंडेक्स में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं पीएच, मैंने आपसे कहा था कि एक हम पीएच इस तरीके से एक स्केल मान लेते हैं जिसमें 1 से लेकर के कितने तक नंबर होते हैं, 14 तक होता है, बीच में कितने होते हैं, 7। तो 1 से लेकर 7 से पहले वाले क्या होंगे, अम्ल होंगे, और 7 के बाद वाले क्या होंगे, क्षार होंगे,
यानी कि ये आपका एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। और 7 वाला क्या होगा, उदासीन होगा। और उदासीन क्या होता है, लवण होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। दिखाई दे रहा सब लोगों को? चलिए इस बात को इतना याद रखोगे तो आपसे यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जिसका पीएच 6 है या 5 है या 4 है वो कौन सा पदार्थ है, अम्ल, क्षार, लवण या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अब 7 से ऊपर वाला ऑप्शन होगा या 7 वाला ऑप्शन होगा। तो क्या आपके बिल्कुल यहां से आपको आंसर लगाने हैं कि 7 से नीचे वाले अम्ल, 7 से ऊपर वाले और 7 वाले, ठीक है। अम्ल और क्षार को आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि देखो 1 से लेके 7 तक कितने हो गए, 7, और 7 से लेके आपके 14 तक कितने हो गए, 7। दोनों को जोड़ लिया कितना हो गए, 14। और अगर आप इनका मीन निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 7। और 7 वाले क्या होते हैं? तो आपको ऐसे ही पता लगा लोगे कि अम्ल और क्षार को मिला के क्या बनता है, लवण। आपकी क्वेश्चन भी आता है, क्या होगा जब अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया कराई जाए, तब क्या होगा? आंसर में लिखोगे लवण प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट बता दें, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता। अभी आपको बताया मैंने, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से क्या बन गया, लवण और जल बनता। इस रिएक्शन को हम कौन सी कहते हैं, उदासीन। ज्यादा यार, उदासीन कौन होते हैं, उदास कौन होते हैं? जिन पर ना अच्छे का फर्क पड़ लिया ना बुरे का फर्क पड़ लिया, तो वही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई कि ना तो अम्ल का इफेक्ट पड़ लिया ना क्षार का, दोनों को मिला के बीच में आके बैठ गए 7 नंबर में। बिल्कुल सही है भैया, अपनी जगह ऐसे रहते, ना खट्टे हैं ना कड़वे हैं। ऐसे लोग उदासीन होते हैं जिनको ना तो अच्छे से बुरा किसी के ना बुरे। हाँ भाई, तुझे पता उसकी शादी अरे होगी, तुझे पता उसका इंतकाल होगा, अरे होगा, कोई मतलब नहीं, अपने में खुश है वो, तो वो उदासीन होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से क्लास में भी होते हैं ऐसे लोग। क्लास में बैठे होते हैं मेरे सामने, मैं पढ़ाता हूँ तो उससे पूछो, हाँ भाई बता क्या पढ़ा, पता नहीं सर। इतना डीप पढ़ाओ, बिल्कुल टॉपिक को जड़ से लेकर फुलची तक पहुंचा दो, फुलची से लेकर जड़ तक ले आओ, उनसे पूछो, हाँ भाई बेटा बता क्या पढ़ा। जी सर। क्या सर? जी सर जी हमें पता नहीं सर क्या पढ़ाया। ऐसे लोग उदासीन लोग होते हैं और इस अभिक्रिया का पूरा प्रमाण उन्हीं लोगों को जाता है, और शायद खोज करने वाले भी लोग ऐसे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद लवण किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाओगे तो मिलने के बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया मिलेगी उसी से हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, लवण। लवण में हमारी कुछ लवड़े होती है जिसमें कि साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, क्या होता है, खाने में खाया जाने वाला नमक, साधारण नमक होता है। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसके आने के लिए आपसे सीधा नहीं पूछा नमक, आप क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनने का इसका एक पैटर्न होता है। जितनी भी लवड़े हैं हमारे पास, लवण के अंदर जितने भी सॉल्ट है हमारे पास, जैसे कि साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद व्यंजक चूर्ण, जितने भी ये हमारे लवण हैं, इनमें क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसा बनेगा कि नमक के बनाने की विधि, इसका रासायनिक नाम व इसका अणु सूत्र लिखिए, इसके कुछ भौतिक गुण बताइए। ये सिर्फ नमक के लिए नहीं है, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण व इसका अणु सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। इसी तरीके से व्यंजक चूर्ण का पूछ लेगा, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना जो एग्जाम में रहती है वो ब्लीचिंग पाउडर की रहती है, और एक पीओपी की। पीओपी क्या होता है, आप लोगों की दीवार पर पुट्टी करी हुई होती है ना, ये पीओपी होता है, कैल्शियम सल्फेट से बनता है आपके ये। और ये आपसे पूछ रहा था पीओपी बनाने की विधि, CaSO4 1/2H2O, ठीक है। इस तरीके से आप इसका सूत्र लिख देते हैं, रासायनिक नाम। और पीओपी का फुल फॉर्म क्या होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात याद रखना, ये आपका चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि कैसे बनाते हो। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने में व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस बना दी, क्या मिल गया, व्यंजक चूर्ण, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वो मत लिख दियो, कहीं पता लगे तुम उपयोग वाला क्या हो। हाँ, तुम बहुत पीछे पड़ेगा तो ये मेडिकल का आगे पीछे घूमते रहते हो कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। लड़कों से गया, लड़कियों को तो पता ही है, ठीक है। हाँ, व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होगा, कभी पढ़ाई में भी ध्यान दे लिया करो। नहीं, ये जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी फैक्ट्री लेवल पे खड़ी हो गई है, इनको भी ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि इनके यहाँ बाहर से कोई मजदूर आएगा तो वो क्या सामने ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। इनकी जरूरत क्या है,
इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सॉल्ट का प्रयोग पीने के पानी को साफ करने में किया जाता है? तो किया जाएगा, उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये होता है क्योंकि इस पर क्लोरीन का पदार्थ मिला हुआ होता है। तो जो आपको जो क्लोरीन है ना, डायरेक्ट क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया, पी सकते हो। बाकी क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसके अगले नंबर के क्वेश्चन देख लो। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टिक लगा लेना। बाकी जो वीडियो बन रही है आपके लिए, आप घर जाके देखना इसको आराम से, ठीक है? फिर है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ ऐसा भी आ जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बेकिंग सोडे का याद रखना है, इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड के साथ आपने जल मिला दिया, जल मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दी और अमोनिया मिला दी, तो हमारे पास 2 चीजें मिली। एक तो बचा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बचा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम और हाइड्रोजन बीच में रख दिया और कार्बोनेट आपका, ठीक है? तो बेकिंग सोडे का उपयोग क्या होंगे? बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा थोड़ा टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ मिला होता है, इसका उपयोग पावरोटी या केक बनाने में खमीर कूटने के कारण होता है, ठीक है? अब आपको बस इसके 2 या 3 उपयोग बताने हैं बेकिंग सोडे के, और बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका धोने का सोडा या धावन सोडा, ठीक है? ये भी आप भाई देखो वॉइस पढ़ लोगे तो ठीक है, वरना धावन सोडा पूरी जिंदगी काम में आएगा, ठीक है? समझ गए हो? हाँ भाई विनोद, क्लियर है? तो धावा सोडा क्यों काम में आएगा? क्योंकि फिर बाद में होटलों में बर्तन धोने, कपड़े धोने, जिंदगी में धुलाई बचेगी, कहीं भी धुलाई हो सकती है तुम्हारी। पढ़ लोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो धुलाई के लिए तैयार हो, ठीक है? तो धावन सोडा धोने का सोडा है, कपड़े धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से धावन सोडा प्राप्त होता है। डेफिनेशन ज्यादा लंबी नहीं लिखनी है, एक लाइन की। एग्जामिनर जो होते हैं पेपर में जो आपको क्वेश्चन देते हैं, उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं बच्चे को आता कितना है। अब तुम लिख के आ रहे हो धावन सोडा वही होता है, तुम्हें भी नहीं है पता, पढ़ा तुमने भी नहीं है, तो ये हरकतें मत करना। एक लाइन याद करने में कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, एक लाइन याद कर लो तो अच्छी बात है। फिर आपका सोडियम कार्बोनेट में आपने जल के 10 मॉलिक्यूल मिला दी, तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है जल के 10 मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे? डेकाहाइड्रेट। सोडियम का हो गया है ना, कार्बोनेट का CO3, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है? इसके बाद धोने के सोडे के उपयोग क्या होंगे अभी बताएं आपको, और वॉइस को तो खास तौर से पता होंगे, ठीक है बच्चों? इसका उपयोग कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, जल कठोर को दूर करने में किया जाता है। इसके बाद है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। आपसे 1 नंबर में POP का सूत्र भी पूछा जाता है, तो आप लिख के आते हैं CaSO4 1/2 H2O। अगर 1/2 ना लिखो तो यहाँ लिख देना CaSO4 2H2O। सॉरी 2 नहीं लगाना यहाँ पे, खाली H2O, लेकिन यहाँ 2 लगाओगे। क्यों? ये 1/2 का मतलब हो गया आधा मॉलिक्यूल, और आधे को पूरा करने के लिए 2 से तो पूरा करोगे, आधा प्लस आधा 2 से करोगे तो कैल्शियम सल्फेट डबल हो जाएगा, और जो जल है उसका मॉलिक्यूल 1 बचेगा, ठीक है? अगर या तो ऐसे लिखोगे तो भी सही है, और ऊपर वाला जो है वो भी सही है, ठीक है? इतनी बात है। इसके बाद है इसे POP कहते हैं। इसका उपयोग पूछता है एग्जाम में, ये याद रखना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों इसके उपयोग इसलिए भी याद रखना बच्चों, जब आपसे नहीं पढ़ा जाता ना, तो ऐसी कंडीशन आ जाती, माँ बाप उस अवस्था में ले जाके पहुंच जाते, डॉक्टर कहता है भैया हड्डी जोड़ना पड़ेगी, ठीक है? माँ बाप क्या कोई भी, जब तो ये तुम पे इतना पैसा लगाते हैं, तुम्हें पढ़ाने भेजते हैं, पढ़ने भेजते हैं, फीस जमा कराते हैं, और तुम होगी पढ़ के नहीं दे रहे, गलियों में घूम रहे हो, दिन दिन भर काले कर लिए, फिर रात काली करा मोबाइल में, तो क्या फायदा? फिर यही करेंगे वो। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में क्या करता है? POP का उपयोग करता है, ठीक है? और ये क्या है, देखो तुम्हारी पूरी जिंदगी काम में आता है। पहले तो बच्चे होते हैं खिलौने लाते हैं मार्केट से, तो भी POP काम में आता है। आपके लिए मावान में अपना मकान बनवा दे तो दीवारों में पुट्टी का काम में आ गया, और जब जवान हो गए किसी से पिट के आ रहे हो, हड्डी टूट गई तब भी काम में आ गया, और अगर बुढ़े पड़ गए, दांत निकल गए,
तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तब भी काम में आ गया। तो याद रखना बचपन से लेकर आखिर तक पीओपी काम में आता है और पीओपी आपका कभी पीछे नहीं छोड़ने वाला, हाई स्कूल में भी काम में आ गया। तो याद रखोगे इसका उपयोग डॉक्टर ड्यूटी में हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, सदैव चिट्ठा बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा जोड़ देना दांतों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं जो आपके ऊपर से दांत लगाते हैं आर्टिफिशियल, वो पीओपी से बनते हैं। इसके बाद क्रिस्टल जल, क्रिस्टल जल ज्यादा नहीं पूछा जाता है और एग्जाम में यहीं तक आपसे आ जाता है। ठीक है, फिर आपके मल्टीपल चॉइस वाले चैप्टर में कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला बताया था, तो इसका पीएच संबंध क्या होगा बताओ? क्या वो अम्ल है क्षार है? क्षार। तो क्षार का पीएच कितना होता है? क्षार का 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे होगा? ऑप्शन में 1, 4, 5, 10। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय। याद रखना ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है और नाइट्रोजन जो होता है आपका, ये आपका अम्लीय वर्षा के रूप में भी काम में आता है। आपसे पूछ भी जाता अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो वहां पर भी इसका उपयोग होता है, तो अम्लीय होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच का मतलब हो गया कि आप लोग कहते हैं कब्ज हो गई या क्या कहते हैं एसिड बन रहा है, तो क्या होगा? एंटासिड, पित्ती अम्ल का उपचार किया जाता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच कितना होगा? अभी बताया क्षार का पीएच कितना होगा? 7 से अधिक वाले पे निकला होगा, ये कम वाला तो उसका क्षार का होगा, अम्ल का होगा। अगर अम्ल पूछे तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, और क्षार पूछे तो 7 से अधिक, इस बात से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, समझ में आ रहा? इधर आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कैसी होती है? 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्योंकि आपको H2SO4 पहले दे दिया, तो पीएच मान कितना होगा? जब वो एसिड है तो 7 से कम ही होगा ना, ज्यादा थोड़ी होगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? आपको एक बात याद है ना, पढ़ाते ही बताया जाता है, अम्ल की बात आए तो H पॉजिटिव और क्षार की बात आए तो OH तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा वाला होगा ऑप्शन? जिसमें H पॉजिटिव पहले दे रखा। इन बातों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए अभी बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आता है? अफजल, तुम हमेशा मेडिकल पे चले जाते हो, एक क्लास में क्या करो। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है आपका? अब देखो, धावन सोडा से तो बनाओगे नहीं, फिटकरी से भी नहीं बना पाओगे आप, बैंकिंग सोडा से भी नहीं बनाओगे, क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या इसका नाम? अगला, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रक 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? अब आप देखिए 10⁻⁻12 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप सवाल करेंगे, मैंने आपको पीएच वाला सवाल कराया था क्लास में, उससे निकाल लेंगे, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। जब -2 दे रखा हो तो यहाँ पर 2 आएगा, 10⁻⁻12 पीएच निकालोगे आप तो 2 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके काटोगे, आंसर सही आ जाएगा। नहीं आया किसी का तो पूछ लो। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, अम्लीय कौन सा होगा? देखना, लवण भी कह रहा है, लवण है तो NaH होना जरूरी है। अब देख लो, NaH बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम एसिडेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो कौन सा होगा आपका? सोडियम एसिडेट। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा कथन, क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? तो पीएच का मान 0 होना, क्योंकि देखो पीएच का मान 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो 0 होना ही कैसा है? असत्य, ये बात गलत है। ठीक है, एसिटिक एसिड में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? अब एसिटिक एसिड का आप निकाल लो कितने होंगे। 1 सबसे ज्यादा खट्टा होगा, तो 1 मैंने कहा था कि सारे अगर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर से जितना नीचे आते जाओगे उतना ही ज्यादा खट्टा होता जाएगा। अब एसिडिक एसिड ऐसा नहीं हल्का फुल्का खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो बहुत ज्यादा खट्टे का मतलब सबसे नीचे कौन सा आएगा? 1, और सबसे ज्यादा कौन सा वाला होगा? 6.9 के आसपास। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा होगा? 1, और सबसे कम खट्टा 6.9, और 6.9 समथिंग किसके बराबर हो गया? 7 के, और 7 का मतलब हो गया पानी। नॉर्मल जल, नमक, तो ये आपका ज्यादा खट्टा नहीं होगा। सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा वाला होगा? 1 वाला। तो आपसे कोई पूछे भी सबसे ज्यादा खट्टा पदार्थ 1, 2, 3, 4, 1। सबसे ज्यादा कड़वा
14। अब यहाँ से आप सीधे चलोगे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 14 वाला सबसे ज्यादा कड़वा होगा और 8, 9 वाले सबसे कम कड़वा होंगे। ठीक है, इस बात का याद रखना। नेक्स्ट है आपका 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता एक ब्लॉक इसके पास मैंने से 7 मोल प्रति लीटर बिलियन का पीएच कितना होगा? ऊपर की वैल्यू देख ली कितनी है, आंसर क्या होगा 7। ठीक है, अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से क्या प्राप्त होता है? मैंने आपको अभी पीछे वाला बताया था कि सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए आपने क्या कहा था, सोडियम। देखो कई बार ऐसा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, बनाने की विधि भी पूछेगा और बनाने की विधि के साथ साथ 1 नंबर में उसका आंसर भी दे देगा। 1 नंबर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ। अब ये तो आपको खाली फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया, आपने बता दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन आपकी रिएक्शन किसकी हो गई? ये आपकी बनाने की विधि हो गई, किसकी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने की। आपसे क्वेश्चन आएगा उधर 6 नंबर में, आंसर मिल गया यहाँ पर, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है पेपर के अंदर। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं आंखों के सामने होती है, लेकिन पढ़ के नहीं जाओगे तो भाई किसी का पता नहीं होने। बेटा मेहनत कर लो, 8-10 दिन है आपके पास और ये 2-3 दिन के अंदर पूरी साइंस कंप्लीट करा दूंगा। खुद का भी हो जाएगा, यार दोस्तों तुम्हारे जो हाई स्कूल उनको भी बता देना, कहना खाली एक वीडियो देख लो, रिविजन के हिसाब से क्वेश्चन बैंक लेके बैठोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर जो होगा वो इसी में से आएगा। ये मत सोचना कि पेपर बिल्कुल आसमान से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर भी भाई किताब के सिलेबस को रख के बनाया जाता है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, और जो सिलेबस में बस आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? और विलयन अम्लीय तो 7 से कम होगा, ज्यादा होगा 7 से कम होगा, और 7 होगा तो अम्लीय होगा, लवण होगा, और 0 होता ही पीएच। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम धातु एवं इसके एक आध क्वेश्चन और होंगे, देख लें। ठीक है, ये आपको मैंने कहा था ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन ऐसे पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए या इसके बनाने की विधि बताइए। तो मैं आपको बता दिया कि बनाने की विधि क्या होती है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइड्रोक्लोराइड, और बनाने की विधि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजन चूर्ण को शुष्क भूजन चूल्हे पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके रासायनिक गुण क्या होंगे? जल के साथ गर्म करने पर आपको क्या देगा? ये जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाने पर ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और जब आप इसको जल के साथ गर्म करोगे तो इसमें से आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो है पीओपी वाला। पीओपी वाला पढ़ लेना आप क्वेश्चन, दावा सोडा है आपका और पीओपी। ठीक है, पीओपी का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म का उपयोग लिखिए। तो पीओपी मैंने आपको बता दिया, पीओपी पढ़ लेना। उपयोगी आ गए, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। पीओपी खिलौने मूर्ति बनाने के लिए होता है। चौक बनाने का काम में भी आता है, स्कूलों में चौक से हम लोग लिखते हैं तो वो चौक बनाने का काम में आता है। कागज के कारखानों में भी दांतों के फर्मे बनाने का काम भी आता है, आपके दांतों के फ्रेम बनते हैं उसके बनाने का काम। ठीक है, जिप्सम बनाने की, जिप्सम से बनता है आपका पीओपी, इस बात को याद रखना, पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन, ये इंटर का क्वेश्चन था, हम लोग जो क्लास 12 में तब एग्जाम में आया था कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, इस बात को याद रखना। सीमेंट में जिप्सम भी मिलाओगे तो सीमेंट अगर शाम को 4 या 5 घंटे में सूखने का है तो वो 1 घंटे के अंदर ही सूख जाएगा। ये तो सर फायदा हो गया ना। फायदा बेटा, लेकिन जहां पर काम स्लो हो रहा है वहां पे तो नुकसान हो जाएगा ना लोगों का। मान लो उन्होंने सीमेंट रहता भिगो दिया, सीमेंट मिला दिया उसमें, अब वो काम कर रहे हैं, उन्होंने 3 घंटे तक वो काम में लगे हुए हैं, तो 1 घंटे तक का तो वो उठा के लगा लेंगे, 2 घंटे बाद जितना बचेगा वो सब वहीं के वहीं पत्थर बन जाएगा। इसीलिए उसमें जिप्सम मिला के जो हमें मार्केट में सीमेंट भेजा जाता है कि वो अब शाम तक भी काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के काम चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। सबसे पहले आपसे पूछे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब पदार्थों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है तो ये श्रेणी बन जाती है, उसको हम सक्रिय श्रेणी कहते हैं। जब अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रमिक व्यवस्थित सामान्य धातु की स्थिति को सक्रिय श्रेणी कहते हैं, और इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातु है। अब आपकी हाइड्रोजन से जो जितनी भी ऊपर है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। इस बात का याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको एक श्रेणी लिखवाई थी, है नहीं सबके पास सीरीज बनी हुई है। उसका एग्जांपल कबूतर ने कहा मुगले आजम से जिंदगी क्यों फटी पुरानी सी है, क्यों है जी, तो क्यों है जी, कॉपर हैलोजन, ये आपके हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं और नीचे होते हैं। ठीक है, आगे दिया आपको इसमें धातु किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही, मेटल को, ऐसे पदार्थ
जो आपका विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, और अधातु जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अंतर पूछ लिया जाता है दोनों के बीच में क्या होता है। आप कहते हैं धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं को आपस में टकराने पर एक आवाज निकलती है, अधातु को आपस में टकराने पर कोई आवाज नहीं निकलती। फिर तीसरा, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती। धातु वही बता रहा हूं मैं आपको बेटा कि हीरा और कार्बन ये दोनों एक्सेप्शन है आपके। कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा। अब हीरे में आप कहते हो कि सर आप कहते हैं धातु चमकदार होती, अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन हीरा तो अधातु है ना, और हीरा अधातु है तो सबसे ज्यादा चमकदार तो हीरा है, तो ये एक्सेप्शन है आपके। कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं। फिर आप कह रहे हैं सर धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं, अधातु नहीं करते, लेकिन कार्बन तो धातु है, और कार्बन के अंदर जो इसका एक अपरूप है वो है ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक होती है तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और आप उसको बिजली के बोर्ड में लगाएंगे तो उसमें पीछे करंट आ जाएगा। तो ये क्या है? ये अधातु है, इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का नहीं होगा लेकिन विद्युत का चालन हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस बात का याद रखना, ये एक्सेप्शन है आपको। फिर आता खनिज कैसा कहते हैं, मैंने आपको बता दो प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज से शुद्ध धातु, मैंने आपसे कहा था जमीन से खोदने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। उन खनिजों में से जो पदार्थ आपके काम के निकाल लिए, सोना चांदी तांबा पीसा जो आपने निकाला उसमें से, वो सारे क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। उसके बाद आता है मैट्रिक्स। अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं। इसे अधात्री अथवा मैट्रिक्स अथवा क्या कहते हैं? लड़कियों को बहुत याद है, मैंने इनको बताया था कि आप जब भी गली से निकल के आओ तो कहीं गंदगी दिखाई दे ना, गंदगी, तो गंदगी का मतलब समझ जाना गैंग। और गैंग किसकी होती है? या तो कुत्तों की होती है, वो भी पूरी गैंग लेके घूमते हैं, बच्चों को परेशान करते रहते हैं गलियों में। हालांकि कुत्तों से डरना नहीं चाहिए, वो भी एनिमल है भाई, ठीक है। बाकी बच्चे कुछ गैंग उनकी होती है जो 8-10 लड़के लेके घूमते फिरते रहते हैं, यही गैंग बना के घूमते हैं। तो गैंग का मतलब ठीक है। आगे देखिए, अब भाई गैंग तो गैंग है। धातु की किसे कहते हैं? यानी कि धातु को मेटोलॉजी, धातु को उनके अयस्क से निष्कासित करने की विधि धातु की अथवा धातुकरण कहलाती है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसका याद रखना, ठीक है। अयस्क का समृद्धिकरण सामर्थ्य कैसे करते हैं? तो अयस्क से मिट्टी रेत आदि को दूर करने को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। देखो समृद्धि का मतलब क्या है? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि आप जैसे कपड़े गंदे हो गए उसमें धुलवा लो, साफ हो गए, शुद्ध हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से अयस्क जो होते हैं जब जमीन से निकाले गए थे तो उनमें मिट्टी, रेता, धूल, कंकड़ तमाम चीजें लगी थी, उसको साफ करके बिल्कुल प्योर वाला छानने की क्रिया कोई हम क्या कहते हैं? समृद्धिकरण, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्स या सांद्रण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी अगर आ जाए तब भी समझ जाना, ठीक है। इस बात का याद रखना। इसके बाद हमारे इसमें निस्तापन, कैल्सिनेशन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सांद्रण व निस्तापन में क्या अंतर है, या भर्जन व निस्तापन में क्या अंतर है। तो जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित का मतलब क्या हो गया? पीछे भी बताया, शुद्धिकरण, सांद्रित हो गया। अब उस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में ऐसी जगह पर रखेंगे ऐसे बॉक्स में जहां तक ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए, उसके गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे का मतलब हो गया कि कोई चीज 100 माइनस के क्या कहते हैं 100 डिग्री पे गल रही है, लेकिन उससे भी नीचे का तापमान उसको बढ़ा दिया जाए और उच्च ताप पर, उच्च या तो उसको बिल्कुल गलाने की कंडीशन में जाओ, या फिर मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं पानी जो उबलना शुरू कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आप उसको 500 डिग्री दे रहे हो, 600 दे रहे हो, तो बात तो वही है ना, लेकिन टेम्परेचर कैसा हो गया? उससे भी ज्यादा हाई। तो उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन समझ में आ गया? नेक्स्ट है भर्जन। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, यहाँ पर क्या था? वायु की अनुपस्थिति में, और यहाँ पर क्या? वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं? ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर गलन किसे कहते हैं? भर्जित या निस्तापित अयस्क को, पहले भर्जन पढ़ लिया, निस्तापित पढ़ लिया। अब देखो भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक अथवा कोक मिलाकर उस मिश्रण को वायु की उपस्थिति में, अब यहाँ पर क्या है? एक जगह है वायु की अनुपस्थिति, एक जगह है वायु की नियंत्रित मात्रा, और एक जगह है वायु की उपस्थिति। इसकी उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तीनों कंडीशन आपके सामने मौजूद है और तीनों का बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि वायु की उपस्थिति में कौन सी क्रिया हो रही है और अनुपस्थिति में कौन सी हो रही है और वायु की नियंत्रित मात्रा में कौन सी हो रही है। तीनों का ऑप्शन आपके सामने होंगे, सही वाले पे टिक लगाना, ठीक है। गालक किसे कहते हैं? गालक तथा धातु में वे पदार्थ
जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर देखिए एक वर्ड मिल गया आपको, क्या मिल गया? गालक का मतलब गलाना, ठीक है। गलाकर अलग होने वाले पदार्थों को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। तथा गालक के साथ सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातु बल कहते हैं। एक पदार्थ को आपने इस कंडीशन में पहुंचा दिया कि वो बिल्कुल गलने की कंडीशन में हो गए, और एक पदार्थ उसी के साथ मिला दिया तो वो गलने वाली कंडीशन के साथ जो मिले उसे हम क्या कहेंगे? धातु बल कहते हैं। इस वाली डेफिनेशन को भी याद रखें, ठीक है। धातुओं का परिष्करण यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब धातुओं को आपको बिल्कुल प्योर करना है तो क्या क्या कंडीशन है? धातुओं का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि, द्रवण, आसवन, खटकरण तथा वैसमीकरण आदि विधियों का उपयोग होता है। और इसके बाद आपने पूछा है कि मिश्र धातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो धातुओं को मिलाकर, जैसे पीतल है आपका, पीतल कभी जमीन से नहीं खोदा जाता, ना ही आपको आवर्त सारणी में मिलेगा पीतल। लेकिन पीतल है क्या? पीतल आपका कॉपर का और जिंक का मिश्रण है। दो धातुओं को आपस में मिलाकर बनाए गए धातु को मिश्र धातु। बंदूक का जो मटेरियल बनता है, हथियार बनते हैं, मशीनों के पार्ट बनते हैं, ये सब मिश्र धातु होते हैं। आप कहते हैं डेक्चुन, डेक्चुन वर्ड सुना है आपने? लोहा भी नहीं होता है, पत्थर भी नहीं होता है, जो नल में लगता है, नल होते हैं, गाड़ियों के डिस्क ब्रेक होते हैं, गाड़ियों के पेड़ होते हैं, ये ना ही तो ये लोहा होता है ना ही ये पत्थर होता है। इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है पदार्थ। तो ये हमारा जो है एक मिश्र धातु का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें संक्षारण, पीछे पढ़ा दिया आपको, ठीक है। जैसे पीतल में आ गया आपका कॉपर और जिंक। कॉपर में 60 से 80%, पीतल में 60 से 80% कॉपर और 40% जिंक होता है। 20 से 40। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पिछली बार पेपर में आया था कि कॉपर क्या है। ऑप्शन में था 50% क्वेश्चन था पीतल क्या है। ऑप्शन में था 50% कॉपर, 50% जिंक। ऑप्शन बी में था 70% कॉपर, 30% जिंक। ऑप्शन सी में था 20% कॉपर और 20% कॉपर और 80%, और एक ऑप्शन में था 80% कॉपर और 20% जिंक। तो आपको कौन सा वाला आंसर होगा? 80% कॉपर, 20% जिंक वाला आंसर सही होगा आपका, ठीक है। इसके बाद संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातु को खुली हवा में छोड़ दो और उस पर जंग लग जाए, किसकी उपस्थिति में? वायु तथा नमी की। वायु की उपस्थिति में उस पर नमी से उस पर जंग लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। संक्षारण में आपको क्या पढ़ते हैं आप? कि संक्षारण में आप ये देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है, और इसको बचाने का उपाय क्या है? इस पर या तो पेंट कर दो, या मिश्र धातु बना दो, या क्या कहते हैं टिन या प्लेटिंग तथा क्रोमियम प्लेटिंग जैसी विधियों का प्रयोग में लेकर भी आप धातुओं को बचा सकते हैं, ठीक। इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता, और आपके एग्जाम के लिहाज से इतने होते। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन इस पे भी हैं, ये भी देख लीजिए एक बार। धातु क्या है? वैलियम, लिथियम, सिलिकॉन या कैल्शियम। तो आपका कौन सा धातु इनमें से? लिथियम। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों? टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, ये आपका वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? तो कौन सी करती है? सोडियम। और इस बात की एक और क्वालिटी मालूम है, सोडियम से क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आप खुली हवा में क्यों नहीं रख सकते उसको? कौन बताएगा इसका आंसर? अगर उसको खुली हवा में रख दिया तो वो आग पकड़ लेगा। कौन? सोडियम। तो इस बार आप सारा ऑप्शन पढ़िए। जरा 2 मिनट बच्चों के साथ बात करना चाह रहे हैं मैं, जब तक आप ये देखिए, ठीक है। लग गया ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको यहाँ बता रहा था सोडियम। सोडियम के बाद ये क्वेश्चन था कि आपका ऐसा कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखते हैं? सोडियम। इतना खतरनाक आइटम है भैया, ऐसे छोड़ दिया तो फट जाएगा। एक बार हम ले आए थे स्कूल से जेब में रख के, घर पे आए तो अम्मी बोली पैंट कहाँ चला ली। अरे जब नीचे देखा तो पैंट ही चल गई। क्यों? मसला क्या था कि सोडियम रखे हुए थे जेब में, पता ही नहीं कि सारा हवा में जाते जाते जल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, सभी बच्चों का। आगे देखिए आप लोग,
एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है एनोडिन। क्वेश्चन पूछा था एनोडिन किसे कहते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं हम, एनोडिन। जो आप लोग वॉशरूम में टॉयलेट वगैरह में ये एल्युमिनियम का जो गेट इस्तेमाल करते हैं किसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं लोहे के लगाएंगे तो गल जाएंगे। लेकिन एल्युमिनियम की अपनी एक क्वालिटी होती है कि पानी के साथ अभिक्रिया करने पर उसके ऊपर एक परत जमती जाती है। एल्युमिनियम उतना ही रहेगा लेकिन जो परत जमेगी उस परत को हम क्या कहते हैं, एनोडिन। ठीक है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, पोटेशियम। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन करती है, ये आपको पूछा भी 11, 13, 22 के आसपास पूछा गया। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, कॉपर। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है उसमें एक अधिक क्रियाशील होते हैं, एक कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील वाले तो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे कुछ, और जो अधिक क्रियाशील होते हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ भी कर देते हैं। समझ जाओ, ठीक है। इसको थोड़ा डीप लेके पढ़ लोगे तो कुछ भी समझ जाओगे। इसके बाद है इसके घर से फोन बात करेंगे। हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर तांबा का अयस्क है, यानी कॉपर के तांबा का क्या है इसके, देखो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है बच्चों, जो आपसे कॉपर पूछा गया है, कॉपर का अयस्क है, यहीं से पूछ जाता लोहा, लोहा के बारे में पूछ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे अधातु है बॉक्साइट, लोहे वाले का बॉक्साइट होगा और कॉपर वाले का मेडेकाइट, इस बात का याद रखो। ठीक है। फिर आपका अधातु क्या है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम तीनों धातु हैं, और आपका ये क्या है, अधातु। ठीक है। मैग्मा मुख्यतः होता है कॉपर सल्फेट व फेरस सल्फेट। इसके बाद आपका क्वेश्चन पीतल है, देखिए पीतल पूछा था धातु, धातु यौगिक या मिश्र धातु, अभी बताया आपको एग्जांपल। ठीक है। ऊपर है आपका कौन सा धातु, कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करना हाइड्रोजन गैस निकालता है, जस्ता है जिंदगी। क्वेश्चन पीछे भी आया था ये आपका। यह आपका ताप ग्लास का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है हॉर्न सिल्वर। कैल्कोसाइट अयस्क है किसका, कॉपर का। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, Ag। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में नहीं है सामने, क्वेश्चन भी यही से आते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का पेपर कोई यूपीएससी लेवल का सेट हो रहा है कि पता नहीं चलता पेपर कहां से आएगा। आपका बोर्ड का पेपर क्लास 10 तक का। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 98%। पीतल क्या है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, पढ़ा हुआ है। ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा था मिश्र धातु क्या होते हैं, और एक पूछा जाता है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटनी ऑप्शन था एल्यूमिनियम प्राप्त करना, एल्यूमिनियम को प्राप्त कैसे करोगे। ठीक है। वैसे मरीगढ़ इसमें एक क्वेश्चन आता था पहले परावर्तनी घट्टी, वो अब नहीं पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस से 30% कम कर दिया है। पहले था लेकिन 30% फैन पेपर विधि यहाँ पूछ ली जाती तो आप बता देते हो कि एक बॉक्स लेके और उसमें छिड़का का तेल डाल के धातु को डालने के बाद उसमें वायु तेज हवा से प्रवाहित की जाती है। जब तेज हवा प्रवाहित करते हैं तो वो उसमें जितने भी आपके क्या कहते हैं गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जितना भी आपका मटेरियल उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आपकी क्रिया फैन। उसमें तेल कौन सा पड़ता है, चीड़ का तेल। ठीक है, ये आता है। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आईयूपीसी पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के, और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया है। पहले तो ये देखिए कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन C6 सभी सजीव, ये बता देते हैं इसका काम नहीं है, तीसरा चैप्टर का था ये, सेकंड चैप्टर का था। ठीक है। सभी सजीव हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, तो कार्बन सर्वोपयोगी तत्व है। कार्बन का उपयोग हीरा, ग्रेफाइट, वल्केनिस्टा, फ्लोरीन ये होता है। आपसे पूछ भी आता है हीरा तथा ग्रेफाइट किसका रूप है, तो आप क्या बताओगे, कार्बन। ये बात याद रखो। ठीक है। कैटिनेशन कार्बन में कार्बन कई अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस ग्रुप को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब हो गया कि किसी चीज की एक चेन बन जाना लंबी से। ठीक है। अब कार्बन के देखिए आप हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में ये बताया था कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से है और कार्बन का मतलब कार्बन से है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। देखिए डेफिनेशन भी है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। केवल क्या क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त कौन से होते हैं,
कार्बन परमाणु परस्पर या अन्य परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यहां बात याद रखना, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या कहलाएंगे आपके? संतृप्त वाले। और संतृप्त का एक नाम है, क्या है? एल्केन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्कीन होते हैं वो द्विबंध वाले, और एल्काइन जो होते हैं वो थर्ड वाले। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए वो वाले थे आपके संतृप्त, ये है कैसे? असंतृप्त। कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध, द्विबंध का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। या त्रिबंध, त्रिबंध का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस कंडीशन में क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद आता है असंतृप्त जो होते हैं वो भी दो प्रकार के हो गए आपके। जो द्विबंध वाले हैं उनको हमने क्या कह दिया? एल्कीन। और जो ट्रिपल बंध वाले हैं उनको हम क्या कह दिया? एल्काइन। ये देखिए आप, एल्कीन आपको मिल गया, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, इसका मतलब एल्कीन होगा। ठीक है, और कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या कहलाएगा? एल्काइन। ये देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल नीचे आपको सूत्र भी दे दिया, समान CnH2n और उसमें CnH2n-2। यहां तक समझ में आ गया? इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो पूछा जाता है साबुन बनाने की विधि। क्या पढ़ा है आप लोगों को? साबुन बनाने की विधि याद है? उसको एक बार और अच्छे से याद कर लेना, बाकी इस चैप्टर में आपसे आयुर्वेद से नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर पूछा गया क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्कीन का होता है आपका CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, इस बात का रखना, ये सिंगल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनका सामान्य सूत्र। और सिंगल वाले कौन से होते हैं? एल्केन। डबल वाले एल्कीन, और ट्रिपल वाले एल्काइन। इन बातों को याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या था? एल्किल समूह किसे कहते हैं? एल्किल समूह किसे कहते हैं? जब आपके एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाता है तो इस अवस्था को एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है, ये आपके डेफिनेशन आगे देगा। यहां तक समझ में आ गया? इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, नोट कर लेना। बच्चों नींद आने लगी क्या? कहा तो आपसे लंबी क्लास होगी आज, खा पी के आना। भूख तो लगी है? मजा आ रहा है? पीछे वाले तो बोर हो गए, और बोर तो हो भी गई। पूरी साल नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे? अब पढ़ लो, ये पूरे साल के बराबर है भाई। ये बाल जीवन घुट्टी है तुम लोगों के लिए। ये बॉर्नवीटा है जो अचानक से लंबाई बढ़ा देता है। च्यवनप्राश है आपके लिए, इस्तेमाल करो इसका। और च्यवनप्राश के डिब्बे ले लियो तुम, कुछ लोग गिने चुने लोगों को तुम्हारा नाम बता दूंगा मैं तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगा दवाइयां भी लिख के देना पड़ेंगी। आने वाले टाइम में स्कूलों में यही होगा, बच्चा मोबाइल में इतना घुस चुका है कि जब वो पढ़ेगा नहीं ना तो टीचर क्या कहेंगे? अरे सर इसका एडमिशन हमारा कराइए। हाँ वेरी गुड, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारे को इसको ये वाला मैथ वाला टॉपिक याद नहीं होता। सर मैथ वाली दवाई ले लीजिए आप, ये मैथ में इस्तेमाल होंगी। अब बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है, वो साइंस नहीं पढ़ रहा तो अच्छा सर आप फोन करेंगे तो सर आपके बच्चे में ना साइंस में प्रॉब्लम आ रही है। भले ही स्कूल में टीचर साइंस का अच्छा ना हो, प्रॉब्लम किसमें आ रही है? बच्चे में। अब बच्चे को सर साइंस वाली दवाई है रही आपकी, इसको कोर्स के साथ साथ रात को सोने टाइम ये वाली गोली देना, फिर साइंस पढ़ने बैठना। सुबह को उठ के फिर खाली पेट देना, फिर 1 घंटे साइंस पढ़ेगा। अरे खाली पेट उठ के 1 घंटे साइंस पढ़ेगा तो वैसे ही याद हो जाएगा, तुम क्या की दवाई दे रहे हो भाई? तो बीमार तो तुम लोग खुद ही होने वाले हो। आने वाली कंडीशन ये होगी कि स्कूलों में फिर आपको फोन आएगा अब्बा के पास, हेलो सर आपके बच्चे की 40,000 तो जमा हो गई, अब आपको 5,000 रुपये पर टीचर लगाना है, ट्यूशन स्पेशल ट्यूशन लगानी है, आपका बच्चा मैथ में जगह कमजोर है। अब वो फिर 5,000 रुपये महीने का देगा। मतलब बिल्कुल बैंक कौन बनते जा रहे हैं? स्कूल बकरा बनते जा रहे हैं, स्कूल बैंक बनते जा रहे हैं, माँ बाप ATM कार्ड बनते जा रहे हैं। लो साहब, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन कब पैदा होती है? जब तुम लोग पढ़ते नहीं हो दिमाग से। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई को आसान बनाया जाता है। और शिक्षा नीति क्या कहती है हम लोगों की? एजुकेशन पॉलिसी जो भी ये कहती है कि बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बने, पढ़ाई बच्चों के लिए बनी है। तो हम एजुकेशन को जितना आसान तरीके से बना सकते हैं वही पढ़ाई। हम लोगों के सीटेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि मतलब कि जो जितनी ज्यादा सहूलियत बच्चे को होंगे हम वही देने की कोशिश करते हैं। अब आज आप लोगों को ये इतना लंबा लेक्चर कराने की जरूरत पड़ गई?
यही जरूरत पड़ रही कि देखिए एग्जाम करीब है, पढ़ा तो आपने बहुत पहले भी है, लेकिन वो सारी चीजें जो मैंने आपको 3 महीने से पढ़ाता चला आ रहा हूँ, दिमाग से उतर गई थी, वो सब आज आपको याद आ गई होगी कि हाँ सर आपने क्लास में ये चीजें पढ़ाई थी, इसलिए लॉन्ग क्लास कराने लगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बस इतना ही पूछा जाएगा बच्चों, हालांकि चैप्टर काफी बड़ा है ये। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं जो 5वां चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उस चैप्टर के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मैंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ के जाना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था, सूत्र वाले कार्बन साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होती है आपसे पूछा जाएगा कि H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। कैसे बनाओगे? तो आपको मालूम है पहले H का आवर्त सारणी में स्थान कौन से स्थान पर है और O कितने स्थान पर है? कितने पे? 1 पे है। पक्का पता है? देख लेना। कॉन्फिडेंस वाले कितने बच्चे क्लास में? उसको ऐसे होते हैं सर 1 नहीं 6 नहीं सर 5 कितने पे? 1 पे। चलिए ठीक है, तो हम ये देखते हैं जब ये 1 पे है और ये 1 पे है तो हमारे पास H कितने हैं? 2। अब हम क्या करते हैं, O को तो बीच में रख देते हैं, एक H को यहाँ रख देते हैं, एक H को यहाँ रख देते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इससे कहते हैं तुम यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, एक इन वालों के पास इनसे कहते हैं तुम यहाँ बैठ जाओ। अब O कह रहे हैं कि इन H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, किसी काम का नहीं है, या तो ये मुझे दे दें या ये मुझसे ले जाएं। तो क्या अच्छा देखो, लेना और देना जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसको पूछते हैं एक्सेप्टर और रिसेप्टर, दाता और ग्राही। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर O के पास कितने थे? 8, तो 8 को तोड़ लो, 2,4 कितना आएगा? 2,6 आएगा। ठीक है, और इसको तोड़ता है मैजिक नंबर में जो कि 2, 8, 12, ये मैजिक नंबर होता है आपका, इसी में तोड़ते हैं। तो हमारे पहले कितना आ गए? 2 और दूसरे ज्यादा ज्यादा कितना सकते थे? 8, लेकिन बचे कितने थे इसके पास? 6। तो 6 बचे, तो ये कहता है 1 यहाँ रख लो, 1 यहाँ रख लो, कितने बचे अब? 4 में से 1, 2, 3, 4, नॉट लविंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है भैया, हमसे ऑक्सीजन से एक ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन से ले लिया। अब ऑक्सीजन कह रहे हैं हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 है और पूरे होने के लिए कितने चाहिए? 8। ठीक है, तो हमने इन दोनों से एक ले लिया, ये बन गया आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास HOH। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से मैं आपको CH4 का बताया था, किसका? मैथेन का। CH H H और H, देखिए CH4 के याद है आपका। ठीक है, कार्बन के पास 4 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो कार्बन 1 दे देता है इनको और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से 1 लेगा तो 4 वो मिल जाता है, 4 कार्बन पास पहले होते हैं, कितने हो गए? 8। और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 से ले लेते कितने हो जाते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के पूरे होने के लिए कितने चाहिए? 2। 1 तो होता है उसके पास, लेकिन उसको पूरे करने के लिए 2 चाहिए, तो 1 ले लेता है किसी से। और आपका ऑक्सीजन को कितने पूरे करने होते हैं? 8। तो 8 के लिए 2 चाहिए होते, 2 दूसरे ले। ठीक है, जब तक मैजिक नंबर पता नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तुम लोग क्या बता रहे थे, कोई समस्या आ रही थी स्कूल में शायद आप लोगों को पढ़ने में? कोई बात नहीं, देखो स्कूलों में क्या होता है बच्चों, सब टीचर एक जैसा नहीं होते। ठीक है, कुछ कमांड विचारों की नहीं होती कमजोर। हम सारे सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं है, हमारा साइंस अच्छा है, हमारा बायोलॉजी अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट हम साइंस की तरह नहीं पढ़ा पाते। तो कहीं आप लोग टीचर की मजाक ना बनाया करें। देखिए टीचर आपके लिए माता पिता से भी ऊंचा माना जाता है। ठीक है, उनकी बेइज्जती ना क्या करें। मैंने सुना बच्चे बदतमीजी बोल के चले जाते हैं स्कूल में। तो राजकीय में भी खैर ठीक ठाक टीचर हैं आपके पास। और एक हमारे टाइम में टीचर थे, जब वो पढ़ाने आए थे तो एक बच्चे को उन्होंने चाट मारे थे, तो उससे बोले चल तू चौराहे पे मिलिए फिर बताऊंगा। मतलब बच्चे टीचर से कह रहे हैं कि तू चौराहे पे मिलिए फिर बताऊंगा। तो ये कंडीशन जब पैदा हो जाती तो मान लीजिए पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा कहीं, पढ़ाई वहीं मजा आता है। जैसे मूवी देखने में आपको फायदा होता है, फायदा नहीं होता लेकिन मजा आता है। एक क्लास में मजा भी आ रहा है तो सोचो फायदा भी होगा। मूवी का कोई फायदा नहीं है, क्यों? टाइम खराब हुआ तुम्हारा। तो लेकिन क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका फायदा ये है कि आपको फ्यूचर में आपके काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम क्या है। मैंने आपको कुछ IUPAC नाम बताए थे। ठीक है, और ये देखो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं।
ये क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, नोट्स में लिखा हुआ है, और इसमें टिक लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। कितने तत्व हैं अब तक, टोटल कितने तत्वों की खोज हो गई? 118 की। और आवर्त सारणी में तत्वों को जो रखा गया है, तो देखो इस प्रकार रखा गया है। ये वाला कौन सा ब्लॉक है? ये वाला, ये वाला। इसमें कितने कॉलम होते हैं? इसमें और इसमें 2। और ऐसे ऐसे कितने होते हैं आपके आवर्त? कितने होते हैं? ऐसे ऐसे कितने होते हैं? 7। और ऐसे ऐसे कितने होते हैं? टोटल 18, ठीक है। तो आपके 18 क्या होते हैं? वर्ग। और 7 क्या होते हैं? आवर्त। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा। 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक तत्व दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि मान बताइए ये वाला आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा है, तो आप उसको मैजिक नंबर से तोड़ के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ n है, n का कितने नंबर पर रखा हुआ है? 11 पे। तो n का इलेक्ट्रॉन विन्यास या तो ऐसे कर लो 1s2 2s2 2p6, या फिर डायरेक्ट मैजिक नंबर 2 8 1 8 और 2 10 और 1 11। अब नीचे वाला नंबर गिन लो 1 2 3। तो ये तीसरे तो आवर्त में है, काय में? तीसरे आवर्त में। और 1 2 3 ये लास्ट में कितना है? 1 का मतलब हो गया ये एस ब्लॉक के पहले वाले में रखा हुआ है। अब एस ब्लॉक का पहला वाला वर्ग ये आ गया और तीसरे वाला वर्ग कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेते हैं इसको, सारे तत्वों को आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं? ये हाँ तीसरे आवर्त में है और पहले वर्ग में है, ये तो बताना आपको, ठीक है। आपका क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम किसे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो आपको बताना है एक तो मेंडलीव का आवर्त नियम आता है और एक मेंडलीव का मूल आवर्त नियम आता है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? इसमें कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के किसके आवर्ती फलन होते हैं। ये द्रव्यमान जो होता है किसी भी पदार्थ के ऊपर दी हुई संख्या होती है, बताता है कि इसका द्रव्यमान इतना होता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान कितना होता है? समथिंग 23। ये बात याद रखना, परमाणु क्रमांक कितना है? 11 और द्रव्यमान कितना होता है? 23 के आसपास, ठीक है। उसके बाद है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 उदाहरण स्तंभ जिसे वर्ग कहते हैं तथा 6 क्षैतिज हुआ आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त तत्व परमाणु द्रव्यमान के प्रतिक्रम में रखे गए, जबकि एक ही समूह के सभी तत्वों को गुणधर्म समान होते हैं। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण व दोष, आपसे ये पूछा जाता है कि इसके दोष क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या है, तो आप बताते हो। देखिए इसमें कहा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 दोष के बाद चलती गुण व दोष की परमाणु द्रव्यमान में संशोधन है और नए तत्वों की खोज। दोष क्या है? हाइड्रोजन के स्थान का नियत ना होना, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं होता, भारी तत्वों को कुछ हल्के तत्वों से पहले रखना। अब भारी तत्वों का मतलब ये हो गया कि अगर ये आवर्त सारणी में कुछ दोष ना होते तो ये आवर्त सारणी पूरी तरीके से नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ कुछ दोष और गुणों की बात की रही है, तो आप उसको कमी तो जब और किसी में होती है, तुम में ही है। इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं लिख के आओगे, तो इससे बड़ी कमी क्या होगी तुम्हारे अंदर? कुछ लोग तो अब आए क्लास में कह रहे सर क्या बोर्ड की पेपर आ गए क्या, और पूछो तो कल फोन आया बोले सर कोचिंग पढ़ा दोगे, और हमसे कह रहे हैं कोचिंग पढ़ा दोगे। हमने कहा क्या कौन सी क्लास? बोले सर इंटर की पढ़नी है। तो क्या पढ़ोगे? बोले तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे करके पढ़ना है सर। मैं दिन कितने हैं? अरे बोला सर 15-20 दिन है। तो तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है, हमारे खाली रिवीजन के दिन चल रहे हैं, अगर रिवीजन करो तो क्लास में आके बैठ जाओ, तो वो भी बताओ। आप अंदाजा लगाइए कि 15-16 दिन में वो फिजिक्स भी पढ़ लेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ लेगा, बायोलॉजी भी पढ़ लेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना। मतलब सर को बता गया कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है। अब आप अंदाजा लगाइए, हम तो तुम्हें 8-8 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, तुम्हारे बस की है कि तुम 8 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। पानी वानी लेके बैठिए क्लास में, बेहोश होने की कंडीशन भी पैदा। हम थे दिल्ली में ज्ञान बिंदु अकेडमी में, जब JRF की तैयारी कर रहे थे, तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, बेहोश हो गई थी। जैसे ने क्लास सुबह से शाम तक की, कई 8-8 6-6 घंटे की लगातार क्लास चलती रहती वहाँ पे, बीच में 25-30 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। तो पढ़ने के लिए देखो टाइम और मेहनत तो लगती है, तो आप लोग सोचोगे नहीं आप खाली एंजॉय के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई एंजॉय के लिए तो आप टीवी सीरियल देखो या मूवी देखो, ठीक है। क्या हुआ? बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर आप यहाँ ऐसा करो, वीडियो बना के भेज दो, मेरे बैठ के देख लेंगे। इनके दिमाग में स्टेप नहीं चल रहा है ना, घर जाना है नहीं जाना, किसको जाना? कोई काम है क्या? चलो जाओ।
शाम को वीडियो देखूंगा। चाय लिया है क्या? चाय लिया। अच्छा एक काम करिए, बात सुनो आप लोग भी, 5 मिनट की क्लास होगी उसके बाद चलना। मैं 5 मिनट बाद पीते चाहे बच्चों, लास्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, बायोलॉजिकल पढ़ाएंगे, ठीक है? सुन लीजिए, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था त्रिक समूह किसे कहते हैं, ठीक है? 3 तत्वों को आपस में मिला के उसका जो द्रव्यमान होता है उसको नाप के देखते हैं कि 20 वाले के बराबर होता है। पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान निकालोगे तो 20 वाले के बराबर बैठेगा, ठीक? ये त्रिक समूह कहलाता है। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, सारे गामा पाधानी सा। मैं संगीत के सुर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम बता रहा हूं कि सारे गामा पाधानी सा, तो पहले वाले तत्व का गुण आखिरी वाले गुण के समान होते हैं। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की डेफिनेशन, ठीक है? और एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, इस चैप्टर में भी खास आपका बस ये मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके गुण व दोष देख लो। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझसे लाके कल पूछ लेना। आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है, और इस क्लास के लिए कुछ अच्छा लगा हो ठीक है, वीडियो को आप YouTube पर डाल देना, सब लोग देखें।